हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और आज एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ दो नए मीनिंग्स लेकर के। दोस्तों, एक बार फिर से जो है लास्ट वाली क्लास को रिकनेक्ट कर लेते हैं बस थोड़ी सी देर के लिए। और लास्ट वाली क्लास में हमने दो मीनिंग्स पढ़े थे दोस्तों। सबसे पहला मीनिंग हमने पढ़ा था बिक्वीद और दूसरा मीनिंग हमने पढ़ा था कऊ हियर वाला। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे दोनों मीनिंग्स। और अब आगे बढ़ते हैं अगले दो मीनिंग्स के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे पहला मीनिंग जो हमारा है वो है कोहेरेंस। सबसे पहला मीनिंग जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा कोहेरेंस। कोहेरेंस के बारे में मैं आपको इतना बता दूं दोस्तों कि ये जो सदस्य है, क्योंकि हम उसी फ़िलोसॉफ़ी के बारे में जो है बात कर रहे हैं और उसी फ़िलोसॉफ़ी को हम आगे तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी क्लासेस चलेगी। और आपको ये सारे के सारे मीनिंग्स जो है इन्हीं परिवार के सदस्यों के रूप में पढ़ना है दोस्तों। तो हम कल कौन से परिवार के सदस्य के बारे में बात कर रहे थे? कोहियर, मिस्टर कोहियर के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि कल हमने जो है मिस्टर कोहियर के घर में प्रवेश किया था और मिस्टर कोहियर के घर में बैठ कर के हम जो है आराम से चाय पानी पी रहे थे। मिस्टर कोहियर हमसे बातचीत कर रहे थे, हमारी मेहमान नवाजी कर रहे थे और अपने परिवार से हमारा परिचय करा रहे थे। तो सबसे पहले मिस्टर कोहियर ने जो है हमें परिचित कराया अपने आप से। यानी उन्होंने बताया कि उनके परिवार के मुखिया, हेड ऑफ़ द फैमिली, वो खुद हैं। अब हेड ऑफ़ द फैमिली आप अगर चाहें तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोहियर को मान करके जो है आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो मिस्टर कोहियर जो है यहाँ पर उस परिवार के सदस्य हैं और वो जो है अपने दूसरे परिवार के सदस्यों से जो है हमें परिचित करा रहे हैं। तो मिस्टर कोहियर की फ़ैमिली में अगले जो मेंबर आते हैं, यानी कि अगला जो मीनिंग आता है कोहियर से ही मिलता जुलता जो वर्ड है, जो कोहियर से ही मिल कर के बना है। कोहियर याद रखिएगा वो वर्ब थी दोस्तों। कोहियर जो मीनिंग हमने पढ़ा था वो वर्ब के रूप में फंक्शन करने वाला वर्ड था और यहाँ पर कोहियर से मिलकर के जो वर्ड बना है वो है कोहेरेंस। और कोहेरेंस जो मीनिंग है दोस्तों, ये जो वर्ड है ये नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। तो कोहियर से क्योंकि ये वर्ड मिलकर के बना है तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये इमेजिन किया है कि ये मिस्टर कोहियर की फ़ैमिली के ही एक मेंबर हैं। तो मिस्टर कोहियर की फ़ैमिली को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी क्रम में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिस्टर कोहियर की फ़ैमिली में अगला जो मेंबर है वो है मिस्टर कोहेरेंस। यानी कि कोहियर से मिलकर के बनने वाला जो आगे वर्ड है वो है कोहेरेंस। देखिए दोस्तों, कोहेरेंस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे उस चीज़ को। और इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, जिसको कि हम ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करता है। तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होगा कोहेरेंस। ध्यान रखिएगा, कोहेरेंस। बार बार इसे बोल करके समझने की कोशिश कीजिएगा। बार बार अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप जो है बेहतर तरीके से इसे प्रोनाउंस कर पाएंगे। कोहेरेंस, एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। कोहेरेंस, कोहेरेंस, कोहेरेंस। और ध्यान यहाँ पर जो देना है वो देना है यहाँ पर, ये जो साइन लगा हुआ है वर्ड स्ट्रेस का, ये ध्यान रखना है आपको। ये ह वाली साउंड के ऊपर लगा हुआ है। कौन सी साउंड के ऊपर बच्चों? ह वाली साउंड के ऊपर लगा हुआ है। इसीलिए अपने को ज़ोर यानी कि स्ट्रेस कहाँ पर देना है? ह वाली साउंड के ऊपर देना है। तो जब हम ह वाली साउंड के ऊपर स्ट्रेस देंगे तो हम इस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? कोहेरेंस, 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 कोहेरेंस। इस तरह से प्रोनाउंस हम करेंगे। और ये जो वर्ड है ये नाउन, एन बोले तो नाउन, एन यहाँ पर जो है नाउन को सिंबलाइज कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप। कल भी मैंने आपको इस तरह के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताए थे। एक बताया था मैंने आपको एस टी एच सिंबलाइज कर रहा है समथिंग को। एक बताया था मैंने एस बी सिंबलाइज कर रहा है समबडी को। और एक बताया था मैंने आपको कल वी सिंबलाइज कर रहा है वर्ब को। और यहाँ पर एन डॉट ये सिंबलाइज कर रहा है नाउन को। अब आगे हम बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, कोहेरेंस जो वर्ड है इसका केवल एक ही मीनिंग है। और वो जो एक मीनिंग है वो क्या है? द सिचुएशन इन विच ऑल द पार्ट्स ऑफ समथिंग फिट टुगेदर वेल। कोहेरेंस का मतलब ये होता है दोस्तों, एक ऐसी परिस्थिति
जिसमें किसी भी चीज़ के जो बहुत सारे हिस्से होते हैं जब वो साथ में अच्छी तरह से फिट होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि हमने कल बात की थी कोहियर वर्ड के बारे में। आपको ध्यान होगा कि कोहियर जो है उसके 2 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला मीनिंग तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ के आर्ग्यूमेंट्स, किसी चीज़ के थॉट्स, किसी पर्सन वगैरह के जो थॉट्स होते हैं, उनके विचार होते हैं, उनके आइडियाज़ जो होते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, जब वो तीनों के आर्ग्यूमेंट्स आपस में भली भांति अच्छी तरह से मैच कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ कहते हैं कि वो तीनों जो है आपस में कोहियर कर रहे हैं, यानी कि उनके विचार जो हैं वो आपस में कोहियर करते हैं। देयर थॉट्स कोहियर वेल, ठीक है, उनके विचार जो है आपस में ठीक प्रकार से मेल खाते हैं। ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। और आप अगर चाहें तो आपने कल वाले वर्ड को जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपने जो इसका कल का मीनिंग लिखा होगा वो यहाँ पर ये लिखा होगा कि जिन 3 चीज़ों के बीच में, यानी कि थॉट्स, आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स एट्सेट्रा जो भी हों, जब उनके बीच में क्लियर लॉजिकल कनेक्शन होता है और जब वो अपने आप में एक होलनेस को शो कर रहे होते हैं, अपनी एक संपूर्णता को, इंटायरिटी को शो कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को हम कोहियर कहते हैं। अब वही चीज़ अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। किसी भी चीज़ के जो बहुत सारे हिस्से होते हैं, जब वो आपस में इस तरह से मैच कर रहे हों कि वो किसी एक चीज़ के मीनिंग को होली, पूर्णता के साथ अगर शो कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम जो है कोहिरेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो है कोई राइटिंग अगर लिखी है, तो उस राइटिंग में जो है दोस्तों सबसे ऊपर जो है उसने ऐसा पार्ट लिखा है जिसमें वो ये कह रहा है कि भाई ये व्यक्ति जो है शक्तिमान है। दूसरा पार्ट लिखा है, उसमें वो कह रहा है कि ये व्यक्ति, एक ही व्यक्ति के बारे में उसने बात की है। सपोज़ कीजिए, जैसे हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर निबंध लिखा। अब माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर अगर वो व्यक्ति निबंध लिखता है तो सबसे पहले शुरुआत की 4 लाइन्स उसने लिखी कि मेरा मित्र तो जो है शक्तिमान की तरह है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पर वो लिखता है अगली 4 लाइनों में कि मेरा मित्र तो जो है, मेरा फ्रेंड तो जो है वो स्पाइडरमैन की तरह है। अगली 4 लाइन्स में वो भाई साहब लिखते हैं कि मेरा मित्र तो जो है वो बैटमैन की तरह है। और अगली 4 लाइन में लिखता है कि मेरा मित्र तो जो है वो कैप्टन अमेरिका की तरह है। तो अब पूरा जो ऐसे आपके सामने आएगा तो क्या आप उसमें ये कह सकते हैं कि इसका मित्र आखिर है किसकी तरह? क्या वो शक्तिमान की तरह है, क्या वो स्पाइडरमैन की तरह है, या वो बैटमैन की तरह है, या कैप्टन अमेरिका की तरह है? भैया किसकी तरह है तेरा बेस्ट फ्रेंड, बता दे मुझे भी। कोई तो एक विचार रख। इसका मतलब उसके जो थॉट्स हैं, उसके जो ओपिनियन हैं, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आपस में कोहियर नहीं कर रहे हैं। उनके सबके बीच में जो है एक क्लियर लॉजिकल कनेक्शन कहीं पर भी नहीं जो है हमें देखने को मिलता है दोस्तों। बस इसी चीज़ को हम कोहियर बोलते हैं, जो कि वर्ब के रूप में काम करता है, और इसी चीज़ का नाउन वाला जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं कोहिरेंस। इसका मतलब किसी भी चीज़ के जो बहुत सारे हिस्से होते हैं, जब वो आपस में एक साथ बढ़िया तरीके से फिट होकर के एक अपने आप को, किसी चीज़ की संपूर्णता को जब शो कर रहे होते हैं, किसी एकात्मकता के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसे ही जो दोस्तों हम कोहिरेंस कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति ने एक ऐसा निबंध लिखा जिसमें उसने केवल एक ही व्यक्ति के बारे में बात की है, और उस एक व्यक्ति के बारे में वो व्यक्ति लिखता है, या वो पर्सन जो उस निबंध को लिख रहा है, उस ऐसे को लिख रहा है, वो लिखता है कि मेरा फ्रेंड तो जो है वो शक्तिमान की तरह है। अब भैया उसने अपने फ्रेंड को शक्तिमान की तरह तो बता दिया, लेकिन शक्तिमान की तरह बताने के बाद वो शक्तिमान क्यों है, उसके सारे रीज़न्स जो है, उसके बारे में सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर देता है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर उस व्यक्ति ने लिखा है कि मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड जो है वो शक्तिमान भी है, वो बैटमैन भी है, वो स्पाइडरमैन भी है, वो कैप्टन अमेरिका भी है। और इधर वाला जो पर्सन है वो लिख रहा है कि मेरा फ्रेंड केवल शक्तिमान ही है, और वो शक्तिमान क्यों है उसके रीज़न्स उसने नीचे बता दिए। इसका मतलब उसने जो 15 लाइन्स लिखी, उस पूरी की पूरी 15 लाइन में हमें कोहिरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं आपस में अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं, अच्छी तरह से फिट अपने को देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब उसमें कोहिरेंस है।
तो इस चीज़ को हम कोहेरेंस कहते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर इस व्यक्ति की राइटिंग में जो है वो कोहेरेंस अपने को देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें कहीं भी जो है एकात्मकता अपने को देखने को मिलती ही नहीं है। उसके थॉट्स में यूनिटी है ही नहीं। कभी तो वो अपने फ्रेंड को शक्तिमान बता रहा है, कभी वो अपने फ्रेंड को बैटमैन बता रहा है, स्पाइडरमैन कभी बता रहा है, कभी जो है कैप्टन अमेरिका बता रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके थॉट्स में यूनिटी अपने को देखने को मिलती है। तो इसे ही दोस्तों हम कहते हैं कोहेरेंस। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, योर एसे लैक्स इंटरनल कोहेरेंस। पहला इसका एग्जांपल है कि आपका जो निबंध है उसमें लैक का मतलब होता है अभाव होना, कमी होना। आपका जो एसे है उसमें कमी है, किस चीज़ की? इंटरनल कोहेरेंस, आंतरिक कोहेरेंस की, इंटरनल कोहेरेंस की, यानी कि उसमें एकात्मकता नहीं है। आपने आपके एसे में जो थॉट्स लिखे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स पेश किए हैं, उनमें एकात्मकता हमें देखने को नहीं मिलती है, उनमें विचारों की एकता हमें देखने को नहीं मिलती है, और उसी एकता को हम कहते हैं कोहेरेंस। ठीक है, ये होती है दोस्तों अखंडता। इसको हम अखंडता भी कह सकते हैं, इसको हम एकात्मकता भी कह सकते हैं, इसे हम एकता भी कह सकते हैं, हिंदी में अगर हम बात करें कोहेरेंस। ठीक है दोस्तों, ये कोहेरेंस का मीनिंग होता है। एक और एग्जांपल आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं। देखिए, एक और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसका एग्जांपल ये है, शी ट्राइज टू क्रिएट ऑर्डर एंड कोहेरेंस इन ऑल हर राइटिंग्स। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए जैसे कोई लेडी है, तो वो कोई राइटिंग लिख रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं कि वो कोशिश करती है टू क्रिएट ऑर्डर, अपनी राइटिंग में क्रिएट करने की। क्या क्रिएट करने की? ऑर्डर, सही व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश करती है। एंड कोहेरेंस इन ऑल हर राइटिंग्स, अपनी जितनी भी राइटिंग्स वो लिखती है उन सभी में वो ऑर्डर एंड कोहेरेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है, यानी कि सही व्यवस्था बैठाने की कोशिश करती है और विचारों की एकात्मकता उसकी राइटिंग्स में आए, ऐसा वो जो है प्रयास करती है, और ऐसा प्रयास करके अपनी राइटिंग्स को लिखती है दोस्तों। तो अब इन दो एग्जाम्पल्स के बेसिस पे जो है, आई एम श्योर कि आपको ये कोहेरेंस का जो मीनिंग है ये समझ में आ गया होगा। और अब आपको करना सिर्फ ये है, और इसका बस केवल ये एक ही मीनिंग है दोस्तों। कोहेरेंस जो है इसका केवल ये एक ही मीनिंग है, इसका और दूसरी किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं होता है। कोहेरेंस मिस्टर कोहियर की फैमिली का ही एक मेंबर है, ध्यान रखना है। और मिस्टर कोहेरेंस जो हैं ये भी उन्हीं के एक सदस्य हैं। तो मतलब अभी हम कौन से फैमिली को पढ़ रहे हैं? मिस्टर कोहियर की फैमिली को स्टडी कर रहे हैं। मिस्टर कोहियर, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मिस्टर कोहेरेंस को। मिस्टर कोहेरेंस को हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ये मिस्टर कोहेरेंस और ये इनके दो एग्जाम्पल्स समझने के लिए, इसे समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला मीनिंग कंप्लीट है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मीनिंग के ऊपर। और जो सेकंड मीनिंग हमारा आज का है वो है कोहेरेंट। ध्यान से समझिएगा, कोहेरेंट, कोहेरेंट, मिस्टर कोहेरेंट, ये भी मिस्टर कोहियर की फैमिली के ही एक और सदस्य हैं। यानी कि मिस्टर कोहियर की फैमिली में ये थर्ड नंबर के सदस्य, थर्ड नंबर के मेंबर जो है हमें देखने को मिल गए हैं यहाँ पर, और ये तीसरे सदस्य हैं मिस्टर कोहियर की फैमिली के। अब सबसे पहले इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यानी इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे प्रोनाउंस किया था कोहेरेंस, कोहेरेंस। अब यहाँ पर कोहेरेंट, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे दोस्तों हम? देखिए, कोहेरेंट, अच्छी तरह से समझिएगा। जिस तरह से हमें इसे प्रोनाउंस करना था उसी तरह से हम इसे प्रोनाउंस करेंगे। देखिए, कोहेरेंट, कोहेरेंट। और यहाँ पर जो स्ट्रेस हमें देना है वो एक बार फिर से ह वाली साउंड पर देना है दोस्तों। ठीक है, कोहेरेंट, 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 कोहेरेंट। इस तरह से जो है हम इस चीज़ को प्रोनाउंस करेंगे, इस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, कोहेरेंट। देखिए, मिस्टर कोहेरेंस यानी कि कोहेरेंस जो मीनिंग हमने पढ़ा है ये तो नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा था दोस्तों, लेकिन कोहेरेंट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव के रूप में, ADJ, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के रूप में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये एडजेक्टिव है। ADJ ये सिंबलाइज कर रहा है एडजेक्टिव को, ADJ बोले तो एडजेक्टिव। कोहेरेंट, 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 ये एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करने वाला वर्ड है कोहेरेंट। और इस
वर्ड को जो है दोस्तों हम दो सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो अलग अलग सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सिचुएशन वाली बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों। हर मीनिंग के अलग अलग अर्थ तो होते हैं, लेकिन केवल अलग अलग अर्थ होते हैं ये हमें ध्यान नहीं रखना है दोस्तों। जैसा कि हमें बचपन से बताया गया है कि हर वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग अर्थ जो है उस वर्ड के होते हैं। तो हमें वो मीनिंग्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें वो अर्थ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ उन सिचुएशंस को याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों। अगर सिचुएशंस याद हो गई तो मीनिंग जो है आसानी से याद हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो कोहेरेंट, ये हमारी जो है बात यहाँ पर ख़त्म हो गई है कोहेरेंट की। कोहेरेंट एडजेक्टिव के रूप में काम करता है और दो इसके मीनिंग्स यहाँ पर अपने को पढ़ने हैं, दो अलग अलग सिचुएशंस में, जिसमें से पहली सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर है। और पहला मीनिंग पहली सिचुएशन में क्या है देखिए, ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि पहली सिचुएशन में इस मीनिंग का यूज़ किसके बारे में किया जाता है दोस्तों, जैसे कि अलग अलग लोगों के जो अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स एट्सेट्रा etc, जितनी भी चीज़ें होती है उनके बारे में ये वर्ड है। क्या कह रहा है, लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। किसी भी व्यक्ति के जो आइडियाज़ होते हैं, किसी भी व्यक्ति के जो थॉट्स होते हैं, ओपिनियन होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी जो चीज़ें होती है, अगर वो लॉजिकल हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि ठीक प्रकार से अगर उन्हें ऑर्गेनाइज़ किया गया है, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कोहेयर के बारे में और कोहेरेंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर विचारों के बीच में जो है एकात्मकता अपने को देखने को मिली थी। कोहेयर में भी हमने यही चीज़ को पढ़ा था, तो कोहेरेंट में भी हमें वही चीज़ पढ़नी है। अगर किसी व्यक्ति के थॉट्स, आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स इत्यादि अगर वो लॉजिकल हैं एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, अच्छी तरह से संगठित विचार हैं, यानी कि उनमें अगर एकात्मकता हमें देखने को मिल रही है, एंड और साथ ही साथ में इजी टू अंडरस्टैंड हैं, और अगर उन लोगों के विचार आसानी से समझ में आने वाले हैं, यानी कि अगर आप उन विचारों को पढ़ते हो और पढ़ कर के आसानी से अगर उन्हें समझ जाते हो, तो उन विचारों को जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं एंड क्लियर और काफ़ी स्पष्ट हैं, उस चीज़ को हम कोहेरेंट बोलते हैं दोस्तों। वो होता है कोहेरेंट। क्लियर है? अब एक बार प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टिपिकल होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उस लैंग्वेज से जो है थोड़ा बाहर निकल के मेरा ऐसा मानना है कि जो लोकल जो हमारी लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज को हम ईज़िली जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में जो है हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जा कर के वो मीनिंग जो है अच्छी तरह से परमानेंटली, जैसे कि हम बोलते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को हिट भी करना है और उस कॉन्सेप्ट को माइंड में फिट भी करना है। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट को हिट कर लिया, पढ़ कर के तो हमने कॉन्सेप्ट को हिट कर लिया, लेकिन अब परमानेंटली माइंड में फिट करने के लिए हमें अपनी वाली पे आना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज पे आना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज पे आने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ होती है, डेली रूटीन की जो ज़िंदगी होती है, उस डेली रूटीन की ज़िंदगी से इस लैंग्वेज को जो है कनेक्ट करना होता है दोस्तों। और जब हम उस चीज़ को हमारी डेली रूटीन की लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने हिट किया है वो परमानेंटली माइंड में फिट हो जाता है दोस्तों। चलिए, तो क्या पढ़ा है हमने, देखिए दोस्तों, कोहेरेंट का मीनिंग यहाँ पर ये होता है, जैसे कि सपोज़ कीजिए बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों के जो अलग अलग विचार हैं, उन लोगों के जो अलग अलग ओपिनियंस हैं, उन लोगों के जो अलग अलग थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक व्यक्ति ने अपने बहुत सारे विचार पेश किए, तो उसके जितने भी विचार उसने दिए, अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड हैं, क्लियर हैं, लॉजिकल हैं, तो हम कहेंगे कि उसके विचार कैसे हैं, कोहेरेंट हैं। हिज थॉट्स आर कोहेरेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ की तरफ अगर हम आगे बढ़ें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दूसरा व्यक्ति है और उस दूसरे व्यक्ति ने जो है अपने विचार और उस दूसरे व्यक्ति ने, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आई एम रियली सॉरी, तो दूसरे व्यक्ति पर्सन जो है, सेकंड पर्सन जो है, उसने भी जो है
अपने विचार पेश किए, उसने भी जो है अपने थॉट्स पेश किए, अपने आइडियाज़, अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है लोगों के सामने रखे, प्रेजेंट किए। तो अगर उसके विचारों में अगर कोहेरेंस नहीं है, ये वाली चीज़, अगर उसके विचारों में कोहेरेंस नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट कोहेरेंट। ध्यान रखना दोस्तों, कोहेरेंस नाउन है और कोहेरेंट एडजेक्टिव है। क्लियर है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। जब हमें विचारों की एकात्मकता को दर्शाना है नाउन के रूप में, तब हम कोहेरेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें विचारों की एकता के बारे में अगर बात करनी है एडजेक्टिव के रूप में, तब हम कोहेरेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, ये है। तो अगर किसी व्यक्ति के विचारों में एकात्मकता है, यूनिटी है, अगर उसके विचार वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, लॉजिकल हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं, क्लियर हैं, तो हम क्या कहेंगे, हिज थॉट्स आर कोहेरेंट। और अगर किसी व्यक्ति के विचार इस तरह के नहीं हैं, तो हम क्या कहेंगे, हिज थॉट्स, हिज आर्ग्यूमेंट्स, हिज आइडियाज़ आर नॉट कोहेरेंट। क्लियर। तो ये चीज़ जो है, आई एम श्योर कि ये पहला जो कोहेरेंट का मीनिंग है, जिस पहली सिचुएशन में इसे हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसके एग्जांपल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोहेरेंट के एग्जांपल्स हमें देखने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल कोहेरेंट का यहाँ पर है, अ लॉजिकली कोहेरेंट थ्योरी। अ लॉजिकली कोहेरेंट थ्योरी यानी कि किसी भी व्यक्ति की थ्योरी के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं और उसकी थ्योरी को अगर हम इजी टू अंडरस्टैंड मानते हैं, उसकी थ्योरी अगर क्लियर है, उसकी थ्योरी अगर लॉजिकल है, जैसा कि हमने अभी अभी कोहेरेंट वर्ड के मीनिंग को समझा है, तो अगर उस व्यक्ति की थ्योरी अगर लॉजिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्लियर है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम क्या कहेंगे कि उस व्यक्ति की जो थ्योरी है वो कैसी है, कोहेरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोहेरेंट एडजेक्टिव का यूज़ यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। और ये पहला एग्जांपल, अ लॉजिकली कोहेरेंट थ्योरी, यानी उस व्यक्ति की थ्योरी कैसी है, कोहेरेंट है और लॉजिकली कोहेरेंट है। ठीक है दोस्तों, अ लॉजिकली कोहेरेंट थ्योरी। दूसरा एग्जांपल कोहेरेंट का देखते हैं। सेकंड एग्जांपल इसका है, अ परफेक्टली कोहेरेंट रिमार्क, यानी कि एक बहुत ही परफेक्टली कोहेरेंट रिमार्क किसी व्यक्ति ने किसी चीज़ के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर किया है। तो अगर उस व्यक्ति का रिमार्क वेल ऑर्गेनाइज्ड है, अगर उसके आर्ग्यूमेंट्स जो भी वो रिमार्क में कह रहा है, जो भी अपने आइडियाज़ वो रिमार्क में प्रेजेंट कर रहा है, अगर उसके आइडियाज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, लॉजिकल हैं, इजी टू अंडरस्टैंड हैं एंड क्लियर हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अ परफेक्टली कोहेरेंट रिमार्क, यानी उस व्यक्ति का रिमार्क कैसा है दोस्तों, कोहेरेंट है। और ये कोहेरेंट यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो ये होता है दोस्तों कोहेरेंट का पहला मीनिंग, जो हमने यहाँ पर पहली सिचुएशन में समझ लिया है। पहली सिचुएशन को समझा है और पहली सिचुएशन में किस तरह से कोहेरेंट को हम इस्तेमाल करते हैं उसका मीनिंग हमने समझ लिया है। या तो आप मीनिंग को सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो या इस सिचुएशन में मीनिंग यूज़ कर सकते हो, ऐसा कह सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको समझ में आए, वैसे आप कह सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड मीनिंग के बारे में, या हम यूँ कहें इसकी दूसरी सिचुएशन के बारे में, जिस सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, कोहेरेंट वर्ड का सेकंड जो मीनिंग जिस सिचुएशन में यूज़ होता है, जो सेकंड मीनिंग है, या फिर हम यूँ कहें कि दूसरी सिचुएशन है, अब आपको आई एम श्योर कि समझ में आ गई होगी ये चीज़, तो मुझे बार बार जो है ये चीज़ बोलने की अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई एम श्योर कि परिस्थिति, सिचुएशन, मीनिंग सिचुएशन, इस चीज़ से आप अवेयर हो गए होंगे। देखिए आगे, तो इसकी जो दूसरी सिचुएशन है या इसका जो दूसरा मीनिंग है वो ये है, ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में है ये मीनिंग। दूसरी जो इसकी मीनिंग है, दूसरी जो इसकी सिचुएशन है, वो एक व्यक्ति के बारे में बात करती है। और क्या है इसका मीनिंग, इसकी सिचुएशन, देखिए, एबल टू टॉक एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली। अगर आप अच्छी तरह से अगर बात कर पाने में सक्षम हो और अपने आप को स्पष्ट रूप से क्लियरली अगर एक्सप्रेस कर पाने में अगर सक्षम हो, तो इसका मतलब यू आर अ कोहेरेंट पर्सन। क्या कहेंगे हम, यू आर अ कोहेरेंट पर्सन। क्यों कहा हमने यहाँ पर कोहेरेंट आपको, क्योंकि आप
अच्छी प्रकार से बात कर पा रहे हो और अच्छी प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसीलिए आप क्या हो गए, कोहेरेंट पर्सन हो गए। तो हर वो व्यक्ति जो अच्छी प्रकार से अपने आप को अगर बात कर पाने में सक्षम है, अच्छी प्रकार से अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में, अपने विचारों को अगर आप ठीक प्रकार से एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अभिव्यक्त कर पा रहे हो, ठीक प्रकार से अगर अच्छे से सबसे बात कर पा रहे हो स्पष्ट रूप से, तो उस व्यक्ति को हम जो है कोहेरेंट पर्सन कहते हैं दोस्तों। और ये जो है कोहेरेंट की दूसरी सिचुएशन होती है, यानी कि ये कोहेरेंट का दूसरा मीनिंग होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं आगे हम। और इसका पहला एग्जाम्पल जो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ वो ये है दैट शी बिकेम कोहेरेंट अगेन 2 hours आफ्टर द अटैक। वो जो लड़की है, किसी लड़की के बारे में यहाँ पर सेंटेंस में बात हो रही है। शी बिकेम कोहेरेंट, वह लड़की कोहेरेंट हुई, यानी कि वह अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कर पाने में सक्षम हुई, ठीक से बात कर पाने में सक्षम हुई। कब? अगेन, दोबारा से 2 hours आफ्टर द अटैक। सपोज़ कीजिए या तो उसके ऊपर कुछ अटैक हुआ हो या फिर उसे अटैक आया हो, तो उस अटैक की कंडीशन में जो है हो सकता है वो बोल नहीं पा रही हो, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर किसी के ऊपर कोई अटैक होता है, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो अटैक वाली सिचुएशन में हो सकता है वो अनकॉन्शियस हो गई हो, या हार्ट अटैक वाली सिचुएशन में हो सकता है वो अनकॉन्शियस हो गई हो। लेकिन जब 2 घंटे बाद वो नॉर्मल हुई और 2 घंटे बाद जब उसे होश आया होगा, या वो पूरी तरह से जब अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर रही होगी बिल्कुल क्लियरली, तो उस टाइम पे वो अपने आप को जो है बेहतरीन तरीके से बात भी कर पा रही थी और उस समय जो है वो बेहतरीन तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पा रही थी। तो उस सिचुएशन में 2 घंटे बाद वो कैसी हो गई, वापस कोहेरेंट हो गई। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये कहा दोस्तों दैट शी बिकेम कोहेरेंट अगेन 2 hours आफ्टर द अटैक, यानी कि वो लड़की जो थी वो अटैक के 2 घंटे बाद फिर से अच्छी तरह से जो है बात कर रही थी, अपने आप को अच्छी तरह से जो है अभिव्यक्त कर पा रही थी, एक्सप्रेस कर पा रही थी। तो इसीलिए जो है हमने उसे कहा कि वो फिर से कोहेरेंट हो गई। अब यहाँ पर जो एक कोहेरेंट वर्ड है, कोहेरेंट, ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, और यही इसकी दूसरी सिचुएशन है, यानी कि यही इसका दूसरा मीनिंग है। तो ये कोहेरेंट के 2 मीनिंग्स जो है आपके सामने हो गए। पहला मीनिंग जो बात करता है वो कहता है कि कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो, कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, उस चीज़ को जो है हम कोहेरेंट कहेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो ठीक तरह से बात कर पा रहा हो, ठीक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हो, उसे हम कोहेरेंट कहेंगे। तो ये 2 वर्ड्स हैं, ये 2 मीनिंग्स हैं और ये 2 सिचुएशंस हैं कोहेरेंट वर्ड की, जिसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, लॉजिकली कोहेरेंट थ्योरी, अ परफेक्टली कोहेरेंट रिमार्क, शी बिकेम कोहेरेंट अगेन 2 hours आफ्टर द अटैक। और ये इसका दूसरा एग्जाम्पल, When I first met him, जब मैं पहली बार में उससे मिला था, I found him coherent, तो मैंने उसे कोहेरेंट पाया था। यानी कि जब मैं पहली बार उससे मिला था तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कोहेरेंट लगा था। यानी कि हो सकता है ये एग्ज़ाम्पल बात कर रहा है ऐसी सिचुएशन के बारे में, जैसे कि आप पहली बार किसी से मिलते हैं दोस्तों, और हो सकता है जिस व्यक्ति से आप पहली बार मिले हों तो उस समय उसने बहुत ही क्लियरली बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे बात की हो, लेकिन जब आप सेकंड टाइम उससे मिले हों तो हो सकता है अपनी किसी पर्सनल रीज़न्स की वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो, और डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकता है जो है वो ठीक तरह से आपसे बात नहीं कर पा रहा हो सकता है वो ठीक तरह से अपने थॉट्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो। तो इस तरह से जो है हमने क्या कहा कि जब मैं पहली बार उससे मिला था मुझे वो कोहेरेंट लगा था, लेकिन जब मैं सेकंड टाइम उससे मिला तो वो मुझे कोहेरेंट नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली सिचुएशन है। इस एग्जांपल को आप इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग जो है लड़की वगैरह देखने जाते हैं, या फिर बहुत सारे लड़की वाले जब लड़के को देखने आते हैं तो वहाँ पे जो है जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो लड़का अगर ठीक तरह से अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बहुत सारे लड़के जो है शाई से होते हैं, या बहुत सारी गर्ल्स भी जो है कुछ सब नहीं, कुछ लड़के और कुछ गर्ल्स जो हैं बहुत शाई होती हैं, तो वो ठीक तरह से जो है
बात नहीं कर पाते, थोड़े शाई फील करते हैं। कुछ गर्ल्स भी और कुछ बॉयज़ भी जो है ठीक तरह से जो है बात नहीं कर पाते। तो लड़की के जो पापा देखने आते हैं, लड़का अगर ठीक से बात नहीं कर पा रहा है तो वो बोल देते हैं कि यार वो तो कोहेरेंट नहीं लगा मुझे, वो तो कोहेरेंट नहीं है। यानी कि वो अगर ठीक तरह से बात नहीं कर पा रहा है केवल शाइनेस की वजह से। हालांकि वो ऐसा नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ बढ़िया घुल मिल करके बातें करता है, लेकिन उनके सामने शाइनेस की वजह से वो अपने आप से ठीक तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक तरह से अपने आप को बात नहीं कर पाया। तो इसीलिए लड़की के पापा क्या समझ के चले गए कि भाई लड़का तो कोहेरेंट नहीं है, और घर पे जाकर के उन्होंने बता दिया, पूरी बिरादरी में जो है लड़के की जो है बदनामी हो गई। तो भैया ऐसा नहीं करना है, आप भी जो है कोहेरेंट बनिए, और कोहेरेंट जो है बनकर के अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अच्छे से जो है बात कीजिए, ताकि सभी लोग आपसे ये कहें कि हाँ आप कोहेरेंट हैं। पहली बार जब कोई आपसे मिला था उस समय भी आप कोहेरेंट थे, और अगली बार अगली मुलाकात में जब आप मिलो तब भी आप उस व्यक्ति को कोहेरेंट ही लगो। कहीं कोई ये ना कह दे कि यार वो तो कोहेरेंट नहीं है, वो तो कोहेरेंट है, पहली बार में कोहेरेंट था, दूसरी बार में कोहेरेंट नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो आई एम श्योर कि ये दोनों मीनिंग्स जो है आपको समझ में आ गए होंगे अब बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अब आपको करना सिर्फ ये है, कॉन्सेप्ट को हमने हिट कर दिया है और थोड़ा थोड़ा मैंने जो है परमानेंटली फिट भी कर दिया है। अब आपको बार बार इसे यूज़ करना है, ठीक है। बहुत सारे इन मीनिंग्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो उतने सेंटेंसेस आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितने सेंटेंस आप बना सको, जितना आप सोच सको उतना सेंटेंसेस बना करके जो है आप जो है अपने दोस्तों को बता सकते हो। कमेंट्स में जो है कमेंट करके मुझे भी बता सकते हो, मैं उनको पढ़ूंगा, देखूंगा कि कितना जो है आपने सेंटेंसेस बनाए और कितने आपकी इमेजिनेशन जो है जहाँ तक आप सोच सकते हो, कितने सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हो और कितना इमेजिन कर सकते हो। और या फिर आप अपने दोस्तों के साथ इस शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन को बता सकते हैं, और घर वालों के साथ शेयर करके घर वालों के साथ जो है इस चीज़ को, इस पॉइंट को शेयर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों मीनिंग्स जो है और उनके दोनों सिचुएशंस आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर से जो है कल आपसे मुलाकात होगी दो नए मीनिंग्स के साथ, दो नई सिचुएशंस के साथ, या हो सकता है ज़्यादा सिचुएशंस के साथ। फ़िलहाल आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइएगा। और आज के ये दोनों मीनिंग्स क्लियर हैं, समाप्त हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कल एक बार फिर से जो है आपसे दो नए मीनिंग्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।